ऑथर ग्रैंड सबातिर एक टॉप कॉलेज से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। फाइनली उनका कॉलेज में रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था और वो 3 सालों से लगातार जॉब कर रहे थे। मतलब ऑथर एक ऐसी जॉब कर रहे थे जिन्हें सोसाइटी बहुत पसंद करती थी। सबका मानना था कि ऑथर अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन इसी बीच में ऑथर की हेल्थ अचानक से खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वे सरवाइव कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, ऑथर जब 24 साल के थे तो उनकी जॉब छूट गई थी। अब वो भी एक अनएम्प्लॉयड इंसान बन गए थे। इसीलिए तो वो अपने पेरेंट्स के साथ अब रहने लगे। हम इंडियन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है अपने पेरेंट्स के साथ रहना, लेकिन अमेरिका जैसे देश में जहां 18 साल के होते ही लोग अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं और खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए ऑथर के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। वे अपने पेरेंट्स के सहारे रह रहे थे और तो और उनके पेरेंट्स भी पूछते रहते थे जॉब के लिए क्या हुआ, लेकिन ऑथर के पास कोई जवाब नहीं होता था। ऑथर जब अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो उन्हें पता चला उनके पास मात्र $2 हैं। $2 का मतलब बहुत ही कम होता है, जिसमें कुछ भी कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फाइनली जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो पाया उन्होंने अपने लाइफ में 4700 घंटे लगाए थे पैसे कमाने के लिए, और इतना टाइम लगाने के बाद उन्हें जो रिजल्ट मिला मात्र $2 का रिजल्ट मिला। और यह चीज ऑथर को बहुत ही डिसअपॉइंटेड करती थी। यह सब देख करके ऑथर ने खुद से डिसाइड किया कि वह फाइनेंशियली फ्री होकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। 30 साल की उम्र तक होते होते ऑथर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे, ऐसा ऑथर ने अपने लिए टारगेट बनाया। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अमाउंट जब ऑथर ने कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला उनके पास $1.2 मिलियन का अमाउंट होना चाहिए, तभी जाकर के वो अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ऑथर ने अपने लिए एक प्लान बनाया जहां पर वो बहुत सारी फाइनेंशियल से रिलेटेड बुक पढ़ी और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिले। तब ऑथर को पता चला कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऑथर ने यह डिसाइड किया कि वह जॉब करेंगे और साथ ही साथ वह अपनी न्यू कंपनी लॉन्च करेंगे, वहां से पैसा कमाकर इन्वेस्ट करेंगे, तब वो जा करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। यह सब कुछ कर पाना ऑथर के लिए इतना भी आसान नहीं था। कई बार ऑथर फेल हुए, कई बार लोगों ने उनके ऊपर ताना मारा और बहुत सारे लोगों ने ऑथर का मजाक बनाया। जैसे तैसे करके फाइनेंशियली ऑथर ने अपने सपनों को पूरा किया और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया। ऑथर ग्रैंड सबातिर अपने बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जिसकी सहायता से उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेट हाउ मच मनी यू नीड। पहला स्टेज ये आ जाता है कि आपको पता करना होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। अब इस चीज को हम समझते हैं ऑथर के एग्जाम्पल से ही। ऑथर जब 30 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे $1 मिलियन सेव करने थे। $1 मिलियन वैसे बड़ा नंबर माना जाता है, लेकिन पूरी लाइफ बिताने के लिए $1 मिलियन बड़ा नंबर नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया जहां पर उन्हें 7% का रिटर्न मिल रहा था। $1 मिलियन पर अगर आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है तो हो जाता है $70,000। मतलब ऑथर को $70,000 का पर ईयर प्रॉफिट हो रहा था। इतने प्रॉफिट में वो अपनी जिंदगी जी सकते थे। $70,000 मतलब प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया, $70,000 में से 4% प्रॉफिट का हिस्सा यानी कि $40,000 खर्च करते थे अपने जरूरतों के ऊपर और अपने शौक के ऊपर खर्च करते थे। अब उनके पास 3% का अमाउंट बच जाता था जिसे वो दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर देते थे उसी $1 मिलियन में ऐड करके, जहां पर उन्हें कंपाउंडिंग की वजह से प्रॉफिट बढ़ते रहते थे। है ना ये कमाल की बात। ऑथर कहते हैं जिंदगी जीने के लिए हमें 25% जीने के लिए रखना चाहिए और बचा हुआ 75% हमें री इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं कि आपको कितना परसेंट अमाउंट चाहिए जीने के लिए। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। एनुअल एक्सपेंस को 25 से मल्टीप्लाई कर दो और जो कुछ भी आएगा वही आपका फाइनल अमाउंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान करके चलते हैं कि हमारा 1 साल का एनुअल एक्सपेंस आता है 4 लाख रुपया, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, इक्वल टू 1 करोड़ आ जाता है। 1 करोड़ आपका फाइनल गोल होना चाहिए अगर आपको 1 ईयर में 4 लाख रुपया खर्च करना है तो। इस प्रकार से आप अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितने पैसों की जरूरत है। नाउ स्टेप नंबर 2 आ जाता है कैलकुलेट योर नेटवर्थ। जब आपको पता चल जाए आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, तब आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
मीन्स आपका नेटवर्थ क्या है, आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए। और नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। एसेट्स बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके पास पैसे ला कर देती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी जहाँ से आपको रेंटिंग इनकम जनरेट हो रही होगी, कार जहाँ से आपको रेंट वहाँ से जनरेट हो रहा होगा, या फिर आपके पास पड़े हुए बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपकी एसेट्स होती हैं। एंड लायबिलिटीज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस खाली हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लोन है या फिर ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड है, किसी भी प्रकार के खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाते हैं लायबिलिटीज़ के अंदर। अगर आप किसी महंगी चीज़ को बाई कर लेते हो, जो चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो भी वो लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि आपके पास एसेट्स कितना है और लायबिलिटीज़ क्या है, जिसकी सहायता से आप अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट कर सकते हो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। स्टेप नंबर 3 आ जाता है नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। आपको अपने समय की कीमत पता होना चाहिए, आपको अपने समय की वैल्यू पता होना चाहिए कि आपकी समय की कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर 90 साल का कोई इंसान आता है आपके पास और वो आपसे बोलता है मुझे तुम अपनी उम्र दे दो, मैं तुम्हें अपनी उम्र दे दूंगा, उसके बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो क्या 1 करोड़ के लिए आप 90 साल के इंसान बन जाओगे? शायद नहीं। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी समय की वैल्यू समझो। आपकी समय की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है और अपने समय की वैल्यू को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी घंटों की कितनी वैल्यू है, कि आपकी वैल्यू क्या है। आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, आप कोई भी वर्क करते हो, तो उसके अनुसार आप डिवाइड कर सकते हो कि आपकी 1 घंटे की वैल्यू कितना है, तभी आप अपने समय की वैल्यू करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कार बाई करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 1 दिन की वैल्यू क्या है। हम उस कार की कीमत लेकर के चलते हैं कि उस कार की कीमत 30 लाख रुपए है, तो फॉर एग्जाम्पल आप 30 लाख रुपए की कार को खरीदने के लिए आप अपने 10 साल का अमाउंट दे रहे हो उस कार के पीछे। तो उस अमाउंट को खर्चा करने से पहले, 30 लाख रुपया खर्चा करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या यह कार मेरे लिए वर्थ इट है, क्या यह मेरा सही डिसीजन है, मेरा 10 साल का टाइम इस कार के पीछे जा रहा है। तो आप उस कार को बाई करने से पहले एक बार जरूर सोचोगे क्या मैं इस कार को बाई करूं, क्या मेरा सही डिसीजन है। अगर हाँ, देन आप उस चीज को बाई कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 आ जाता है स्पेंड मनी केयरफुली। ऑथर का मानना यह है कि यह 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री बनोगे या फिर नहीं बनोगे। नंबर 1 हाउस। क्या आप किसी जल्दबाजी के डिसीजन में आकर के तो नहीं घर खरीदने जा रहे हो? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मैं अपना 25 साल 30 साल तक ईएमआई पे करूंगा और इस घर को बाई कर लेते हैं? तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए क्या घर खरीदने के लिए हमें लोन लेना चाहिए, वो भी इतने सालों के लिए इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। नंबर 2 आ जाता है ट्रैवलिंग। देखिए अब का ज़माना ऐसा आ गया कि हर महीने हम किसी नए ट्रिप पर जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पर ट्रिप पर जाने के लिए हमें 10,000 15,000 20,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ता है। तो आप हर महीने ट्रिप पर ना जा करके शायद साल में 2 बार 3 बार ट्रिप पर जा सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा अमाउंट बच जाएगा। एंड नंबर 3 फैंसी लाइफ स्टाइल। ऑथर कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको अपने लिए एक गोल्स बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतने अमाउंट में ही इस चीज़ को खरीदना है। फॉर एग्जांपल आप अपने लिए एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 5,000 अपने लाइफ स्टाइल पर हर मंथ खर्च करना है, इससे ज़्यादा नहीं खर्च करना है, जिसके सहायता से भी आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। स्टेप नंबर 5 आ जाता है अर्न मोर बाय डूइंग साइड हसल। ऑथर का मानना ये है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमें ज़्यादा पैसों की सेविंग करनी पड़ेगी, और आप सेविंग तभी ज़्यादा कर सकते हो जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे। ज़्यादा पैसे कहाँ से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये चीज़ें हम समझते हैं। देखिए ज़्यादा पैसे आपके पास तभी आ सकते हैं जब आपकी जॉब अच्छी हो, जब आप किसी अच्छे प्रोफाइल पर जॉब कर रहे हो। ये फर्स्ट केस होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हो जहाँ पर आपकी इनकम कम है, तो मेक श्योर कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। इनकम को इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी स्किल पर वर्क करना पड़ेगा, देन आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। तब भी आपकी अगर इनकम नहीं इंक्रीज हो रही है तो आप किसी अच्छे प्रोफाइल के लिए वर्क कर सकते हो, वहाँ पर इंटरव्यू दे करके अपने जॉब को इन्हेंस कर सकते हो। एंड नंबर 2 पैसों की ज़्यादा सेविंग करने के लिए आप साइड हसल भी कर सकते हो। जिस भी प्रकार का आपको वर्क आता है उससे रिलेटेड आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप साइड हसल से भी अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, तो आप अपना सेविंग का अमाउंट बढ़ा सकते हो, जिसकी सहायता से आप अपनी सेविंग का अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। स्टेप नंबर 6 आ जाता है इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। वॉरेन बफेट का कहना है इफ़ यू डोंट फाइंड वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप
यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप सोते सोते भी पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा रास्ता चूज करना पड़ेगा कि आप नहीं काम कर रहे हो फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, जिससे हम कहते हैं पैसिव इनकम। अब वो स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, मतलब अलग अलग प्रकार के एसिड्स से आप पैसे जनरेट कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने लिए ऐसा रास्ता फाइंड आउट करो जहाँ से आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपके पास पैसे जनरेट हो रहे हैं। नाउ स्टेप नंबर 7 आ जाता है एंजॉय रिटायरमेंट। ऑथर कहते हैं जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग की हैबिट डालोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, क्योंकि उतना जल्दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसों पर लगता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी लगता है जब आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे और जल्दी स्टार्ट इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको स्टॉक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप बेसिकली म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट करने का मेरा एक ही मोटिव होता है कि आप अपने पैसों की डाइवर्सिफिकेशन करके रखो। कहीं ऐसा ना हो कि आप पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो फंड डाउन हो गया तो आपके पूरी पैसों की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करिए, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फंड में, अलग अलग स्टॉक्स में, जिसकी वजह से आपके पैसों में रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नाउ स्टेप नंबर 7 आ जाता है एंजॉय रिटायरमेंट। ऑथर कहते हैं कि रिटायरमेंट का रियल मीनिंग ये नहीं होता है कि आप काम धाम छोड़ करके आराम से बैठ गए, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में तो आपकी लाइफ पूरी बोरिंग हो जाएगी। अब आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, जिसके प्रति आपको पैसा है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर हम काम करके ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। रिटायरमेंट का असली मीनिंग ये होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इन 7 रूल्स को फॉलो करते हो तो ज़रूर आप एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।